नमस्कार। ज्योग्राफी की आज की जो क्लास हो रही है वो हो रही है बीए फाइनल, एमए फाइनल प्लस में बीए बीएड थर्ड ईयर की कॉमन क्लास हो रही है। इस पे अपने बात करते हैं। देखिए, जो हमारी ये क्लास है, इस क्लास के अंतर्गत हम बात करेंगे हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो भारत का भौतिक प्रदेश चल रहे हैं। भारत के भौतिक प्रदेश, और भारत के भौतिक प्रदेशों के अंदर हमने पढ़ लिया हिमालय और पढ़ लिया, कल जो हमारी क्लास हुई थी उस क्लास में हमने पढ़ा था, उसका नाम था उपजाऊ मैदान। आगे हम आज बात कर रहे हैं वो है तीसरा प्रदेश है जिसका नाम है प्रायद्वीपीय पठार, या हम इसको कह सकते हैं दक्षिण का पठार। प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण का पठार। देखिए, प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण का पठार। सबसे पहले आपको बात करते हैं कि प्रायद्वीप क्या होता है। प्रायद्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप किसे कहते हैं। देखिए, प्रायद्वीप एक भौगोलिक इकाई है। एक भौगोलिक इकाई का क्या है, प्रकार है प्रायद्वीप। और प्रायद्वीप मैं आपको कुछ 4-5 शब्द है उनके बारे में बता देता हूं। जैसे प्रायद्वीप की परिभाषा क्या होती है, धरातल का वह भाग, धरातल का वह भाग जो तीन ओर जल से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। देखिए, द्वीप क्या है, पहले अपने द्वीप की बात करते हैं। द्वीप किसे कहते हैं, ठीक है। धरातल का चारों ओर जल से घिरा होना, या धरातल का वह भाग जो चारों तरफ जल से घिरा हो, उसे अपने क्या कहते हैं, प्रायद्वीप, उसे द्वीप कहते हैं। धरातल का वह भाग, अगर कोई जलीय भाग है और इस जलीय भाग के अंदर, इस चारों तरफ का जलीय भाग और यहाँ पर कोई एक स्थल भाग है जिसने चारों ओर जल से घिरा हुआ है, उसे कहते हैं द्वीप। और द्वीप के बहुत बड़े भू आकार वाली इकाई है, द्वीप का बहुत विस्तृत भाग है, उसे कहते हैं महाद्वीप। इसका जो बड़ा आकार होता है, बड़ा जो आकार होता है, इस बड़े आकार को कहते हैं महाद्वीप। तो द्वीप एक छोटी इकाई है और बड़े आकार के जो द्वीप होते हैं उसे महाद्वीप कहते हैं। वर्तमान में हमारे यहाँ 7 महाद्वीप है। वर्तमान में 7 महाद्वीप है। अब हम बात करते हैं प्रायद्वीप का अर्थ होता है धरातल का वह भाग जो तीन ओर जल से घिरा हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। देखिए, यहाँ पर आप गौर करिए, हम बात करते हैं, ये हमारा क्या है, भारत है। इधर क्या है, अरब सागर है। इधर क्या है, अरब सागर है। और इसके इस भाग में है बंगाल की खाड़ी, और इसके निचले भाग में है, यहाँ पर है हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर। तो देखिए, भारत का जो दक्षिणी भाग है, भारत का कर्क रेखा से नीचे वाला जो भाग है, दक्षिणी भाग है,
ये प्रायद्वीप कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि ये धरातल का वह भाग है जो तीन ओर, एक इधर, 2 नंबर इधर और 3 नंबर इधर, ये तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है? जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसे कहते हैं प्रायद्वीप। एक आता है, बहुत बार शब्द आता है खाड़ी। खाड़ी, खाड़ी, खाड़ी किसे कहते हैं? यहां परिभाषा होगी, जल का वह भाग जो तीन और या तीनों और धरातल से घिरा हो, घिरा हो, उसे खाड़ी कहते हैं, उसे खाड़ी कहते हैं। तो देखिए यहाँ प्रायद्वीप की जो परिभाषा है और यहाँ जो खाड़ी की परिभाषा है, दोनों एक ही है, लेकिन अंतर इतना है कि प्रायद्वीप में धरातल होता है और धरातल तीन और जल से घिरा होता है। होगा क्या? प्रायद्वीप में धरातल होगा और धरातल जो है वो जल से तीन ओर से घिरा होगा, तो वो क्या होगा? प्रायद्वीप होगा। अगर कोई जलीय इकाई है, अगर कोई जलीय इकाई है और वो किसी धरातल से तीन ओर से घिरी होगी, तो वो क्या होगा? खाड़ी होगी। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बता दूं, देखिए उदाहरण के लिए देखिए, हम बात करते हैं, आपने भारत के नक्शे को बड़े गौर से देखा होगा और इस नक्शे में हम बात करते हैं तो आपने गुजरात का जो पश्चिमी हिस्सा है वहाँ देखिए, गुजरात का जो पश्चिमी हिस्सा है, ठीक है, यहाँ तो है, ये जो है ये है कच्छ का रण। ये क्या है? कच्छ का रण है। ये कच्छ जो क्षेत्र है और कच्छ का रण है, ये कच्छ का रण है। और यहाँ देखिए, यहाँ ये जलीय वाला भाग है, ये पूरे का पूरा क्या है? एक जलीय भाग है। ये पूरे का पूरा एक क्या है? जलीय भाग है। यहाँ क्या लगता है? ये धरातल लगता है। यहाँ क्या है? ये धरातल है। ये पूरे का पूरा क्या है? धरातल है। और इसके बीच में ये क्या है? जल है। तो इस जलीय भाग को, इस जलीय भाग का क्या नाम दिया गया है? कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी। अब कच्छ की खाड़ी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इधर 1 नंबर धरातल है, इसके नीचे भी धरातल है और इसके इधर भी क्या धरातल है। तो ये जलीय भाग हो गया जो तीन और किससे घिरा हुआ है? धरातल से घिरा हुआ है, इसे कहते हैं कच्छ की खाड़ी। एक और देखते हैं, यहाँ पर आपने सुना होगा, ये है खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। अब देखिए खंबात की खाड़ी, इधर भी धरातल है, इधर भी धरातल है और ऊपर भी धरातल है। तो तीन और ये धरातल से जलीय इकाई घिरी हुई है, इसलिए इसका नाम है खंबात की खाड़ी। उसी प्रकार अपने जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी का जो अर्थ है वो बांग्लादेश से या अपने पश्चिम बंगाल से लिया गया है और उसकी सीमा लगती है, इसलिए इसका नाम पड़ा बंगाल। और वहाँ पे बंगाली जो जाति के जो लोग ज़्यादा रहते हैं और बंगाल की खाड़ी करता था, उसके जो जलीय इकाई वो तीन और जल से धरातल से घिरी हुई है जलीय इकाई, इसलिए उसका नाम पड़ा खाड़ी। कई बार खाड़ी के साथ गल्फ दे देते हैं। गल्फ, गल्फ एक खाड़ी का ही उदाहरण है। गल्फ एक खाड़ी का ही उदाहरण है, लेकिन खाड़ी का जो मुंह होगा वो खुला होगा, मुंह है खुला होगा। मेरा कहने का अर्थ हो गया कि एक ओर से उसका मुंह खुला होगा, ठीक है, तीन और इकाई तो बंद होगी, जल धरातल से घिरी होगी, लेकिन उसका दूसरा जो भाग होगा वो खुला होगा। गल्फ क्या होती है? गल्फ में कोई ऐसे जलीय इकाई होती है और वो ऐसे होती है, ठीक है। अब इसके अंदर जलीय भाग है, लेकिन इसका जो मुंह होगा वो छोटा होगा, मुंह होगा वो छोटा होगा। इसका एक जो किनारे होंगे वो पास पास होंगे और वो बहुत ही कम क्षेत्र के होंगे, तो इसे कहते हैं गल्फ, ठीक है, जैसे गल्फ की खाड़ी।
आगे हम बात करते हैं, आज जो हम पढ़ रहे हैं वो बात कर रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार की। तो अभी मैंने आपको बताया है प्रायद्वीपीय पठार का अर्थ। आगे देखिए, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय जो पठार है, प्रायद्वीपीय ये जो पठार है ये भारत की 3 नंबर की भौतिक इकाई है। भारत की सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई, सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई है। अपने जो भौतिक विभाग में बांटे थे, तो भौतिक विभाग में जो हमें बांटे थे 6 भागों में, इसमें 6 के 6 भागों में सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? ये प्रायद्वीपीय पठार है। अब हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार की। प्रायद्वीपीय पठार, मैं सिर्फ आपको प्रायद्वीपीय पठार बता रहा हूं। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार। देखिए प्रायद्वीपीय जो पठार है वो ये है प्रायद्वीपीय पठार, और इसको दक्षिण का पठार भी कहा जाता है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार जो है इसकी प्रायद्वीपीय पठार जो है इसकी लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल बात करते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार की सबसे पहले क्षेत्रफल पे बात करते हैं। क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में देखिए 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की बात करें, 16 लाख वर्ग किलोमीटर, 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। तो इसका जो क्षेत्रफल है 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद देखिए इसकी जो पूरे भारत के क्षेत्रफल का 48%, 48% भाग इसमें विद्यमान है। हम कह सकते हैं कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 48% जो भाग है वो किसका है? इसी का ही है। आगे देखिए, इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई की बात करते हैं। तो इसकी जो लंबाई है वो है उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 1600 किलोमीटर, जबकि इसकी पूर्व से पश्चिम तक जो चौड़ाई है वो है 1300 किलोमीटर। जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है इसकी जो लंबाई है वो है 1600 किलोमीटर और इसकी जो चौड़ाई है वो है 1300 किलोमीटर। आगे हम बात करते हैं, हमने इसकी लंबाई कर ली, चौड़ाई कर ली। इसके बाद हम बात करते हैं
देखिए ये जो हमारा प्रायद्वीप है, एक नंबर बात याद रखना आपने, पूरे भारत की अगर बात करें, पूरे भारत की, तो वो पूरा भारत है। हमने एक बार पहले भी आपको मैंने बताया था कि वेगनर ने एक वर्गीकरण किया था, और वेगनर के वर्गीकरण के अनुसार प्राचीन काल की बात करें तो हमारा जो जल वाला भाग था, ये जो जलीय भाग था, इसे कहा था उसने पैंथालासा, और बीच वाला जो स्थल खंड था ये हमारा जल वाला भाग है, जल, और ये जो स्थल खंड था, स्थल खंड था, इस स्थल खंड को इसने नाम दिया था पेंजिया। क्या नाम दिया था? पेंजिया। और यहाँ पेंजिया के बीच में एक सागर था जिसका नाम था टैथिस सागर। टैथिस सागर था, और टैथिस सागर जितने भी इस धरातल पे नदियाँ बहती थी, मतलब कहने का मतलब ये हो गया, पेंजिया में जितनी भी नदियाँ बहती थी सारी की सारी नदियाँ आके किस में गिरती थी? टैथिस सागर में गिरती थी। कालांतर में क्या हुआ? विभजन हो गया, इसका अपने पेंजिया का विभाजन हो गया, और पेंजिया के विभाजन होने के बाद में क्या हुआ कि जो हमारा जब इस पेंजिया का विभाजन हुआ तो उसके दो पार्ट हो गए। ऊपर वाला है अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, और इसका जो दक्षिणी भाग था वो हो गया गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। तो देखिए हमारे अंगारा लैंड के अंदर उत्तरी अमेरिका का भाग आता है, उसके बाद में यूरोप का भाग आता है, एशिया का उत्तरी भाग आता है, लेकिन भारत का कहीं भी अंगारा लैंड के अंदर कोई भाग नहीं आता, कोई भी भाग अंगारा लैंड के अंदर नहीं आता। जबकि टैथिस सागर के अंदर हमारा पश्चिमी राजस्थान प्लस में हिमालय आता है, और हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है ये हिस्सा किसका है? गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड का। आपसे पूछ ले कि हमारा प्रायद्वीपीय जो भारत है या प्रायद्वीपीय जो पठार है वो किसका अवशेष है, या प्राचीन काल में ये किसका हिस्सा था, तो हमारा गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। आगे देखिए बात करते हैं हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत के, हमारे जो प्रायद्वीपीय भारत के हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है इसके बारे में आगे देखिए। प्रायद्वीपीय भारत को दो भागों में मुख्यतः बांटा जाता है, दो भागों में मुख्यतः बांटा जाता है। दो भाग कौन से देखिए, एक तो है, एक है मध्यवर्ती, मध्यवर्ती पहाड़ियां, मध्यवर्ती पहाड़ियां, और दूसरा जो है उसका नाम है पठार। एक मध्यवर्ती पहाड़ियां और दूसरे हैं पठार। तो हमारे प्रायद्वीपीय पठार को, प्रायद्वीपीय पठार को या प्रायद्वीपीय भाग को दो भागों में बांटा गया है, और ये जो है ये है नर्मदा नदी। प्रायद्वीपीय पठार को लिख लेना, यहाँ अपने बताएंगे आपको आगे, जब आगे पढ़ेंगे तो। नर्मदा नदी, नर्मदा जो नदी है वो प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में विभाजित करती है। एक तो ऊपर वाला हो गया उच्च भूमि क्षेत्र, और दूसरा हो गया दक्कन का पठार। तो नर्मदा नदी के बाद में हम बात करेंगे, पहले प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बात करते हैं। तो पहले मैं आपको करवाऊंगा मध्यवर्ती पहाड़ियाँ, मध्यवर्ती पहाड़ियाँ बड़े गौर से आपको करनी है, मध्यवर्ती पहाड़ियों को, मध्यवर्ती पहाड़ियाँ। अब देखिए मध्यवर्ती पहाड़ियों के अंदर ये हम बना लेते हैं गुजरात का कुछ हिस्सा है, ठीक है। अब देखिए आपको ध्यान ये रखना है कि हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है इसके मध्यवर्ती में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं। देखिए
सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर जो राजस्थान को दो भागों में बांटती है, इस पर्वतमाला का नाम है अरावली पर्वतमाला। पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला। और आगे जो है अब देखो, गुजरात के अंदर ऊपर यहाँ है विंध्यन पर्वतमाला, यहाँ पूरी ये विंध्यन पर्वतमाला है, विंध्यन पर्वतमाला। और फिर यहाँ है सतपुड़ा पर्वतमाला। और ये जो यहाँ गुजरात के अंदर पहाड़ी है जिसका नाम है गिर पहाड़ी, गिर पहाड़ी। ये जो गिर पहाड़ी है ये सतपुड़ा के अवशेष हैं, सतपुड़ा के अवशेष हैं, माने ये सतपुड़ा पहाड़ी का ही हिस्सा है। आगे ऊपर है विंध्यन पर्वतमाला, विंध्यन पर्वतमाला। और नीचे है सतपुड़ा पर्वतमाला। विंध्यन जो पर्वतमाला है हमारी, जो विंध्यन पर्वतमाला है, जो ये देखिए हमारे राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर बिहार तक जाती है विंध्यन पर्वतमाला। और ये कई टुकड़ों में टूटी हुई है, कई टुकड़ों में टूटी हुई है। तो इसके कई क्रम हैं, इसको अपने बढ़ा सकते हैं। इसके 5-6 टुकड़ों में है, जैसे एक भाग यहाँ हो गया इसका, फिर दूसरा भाग यहाँ आ गया, फिर तीसरा भाग यहाँ आ गया, फिर चौथा भाग यहाँ आ गया, फिर 5वां भाग यहाँ आ गया। ये 5 ऐसे टुकड़ों में टूटी हुई है विंध्यन पर्वतमाला। और 5 जो टुकड़े टूटे हुए हैं वो अलग अलग पर्वत श्रेणियाँ हैं, अलग अलग क्या है, पर्वत श्रेणियाँ हैं। 5 टुकड़ों में टूटी हुई है और 5 टुकड़ों में अलग अलग पर्वत श्रेणी है। जैसे हम बात करते हैं इनका नामकरण करें तो सबसे पहले ये जो है इसका नाम है विंध्यन पर्वत, विंध्यन पर्वत, विंध्यन पर्वत। विंध्यन पर्वत के बाद में ये है कैमूर श्रेणी, कैमूर श्रेणी। कैमूर श्रेणी के बाद में है ये बंडेरा, बंडेरा के बाद में है, या इसको बांडेर कहते हैं, बांडेर। बांडेर के बाद में है पार्श्वनाथ पहाड़ियां, और पार्श्वनाथ के बाद में है पार्श्वनाथ पहाड़ी। और ये है राजगढ़ की पहाड़ी, राजगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, राजगढ़ की पहाड़ी, या कई जगह राजमहल भी आता है, तो राजमहल की पहाड़ी। या तो देखिए विंध्यन जो पर्वत है, विंध्यन जो हमारी पर्वतमाला है, इसे राजमहल लिख लो, राजमहल। आगे देखिए विंध्यन जो पर्वतमाला है वो 1 नंबर विंध्यन पर्वत हो गया, दूसरी कैमूर श्रेणी हो गई, तीसरी बांडेर हो गया, चौथी पार्श्वनाथ हो गया, और उसके बाद में हमारी राजमहल की पहाड़ी हो गई। तो ये एक टुकड़े में टूटी हुई पर्वतमाला है। इसके बीच में निम्न भूमियाँ हैं जहाँ पे समतल मैदान पाए जाते हैं, और ये टुकड़ों में है। तो ये विंध्यन पर्वतमाला के श्रेणी है। अब देखिए विंध्यन पर्वतमाला के नीचे जो हिस्से हैं, निचले जो हिस्से हैं, यहाँ हम कह सकते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी भी ऐसे टुकड़ों में है। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी भी ऐसे टुकड़ों में है। ये है अमरकटक, अमरकटक, अमरकटक। अमरकटक में, अमरकटक जो पहाड़ी है ये अपने नर्मदा नदी का उद्गम होता है, नर्मदा नदी उद्गमित होती है, नर्मदा नदी का उद्गम यहीं से होता है।
और नर्मदा नदी यहाँ निकलने के बाद में ये आके यहाँ गुजरात के पास एस्चुरी का निर्माण करती है अरब सागर के अंदर। तो ये नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी, और अमरकटक से निकलती है। अमरकटक से निकलने के बाद ये विंध्यन और सतपुड़ा को दो भागों में बांटती है, या हम कहें नर्मदा नदी जो है विंध्यन और सतपुड़ा के मध्य बहती है और यह गुजरात में अरब सागर के अंदर गिरती है और एस्चुरी का निर्माण करती है। आगे देखिए, हम बात करते हैं सतपुड़ा के नीचे मेकाल श्रेणी से। ये जो है इसका नाम है मेकाल श्रेणी, मेकाल श्रेणी। सतपुड़ा के पास मेकाल श्रेणी से ताप्ती नदी का उद्गम होता है और यह अरब सागर में गिरती है। ताप्ती, तिस्ता नहीं है, याद रखना, ताप्ती नदी है। ताप्ती नदी का उद्गम होता है और यह है अरब सागर में गिरती है। इसके बाद हम बात करते हैं यहां, यह है अजंता की पहाड़ी, राजपीपला की पहाड़ी, राजपीपला की पहाड़ी, और इसके पास यहाँ है अजंता की पहाड़ी, अजंता की पहाड़ी, और ये है सतपुड़ा पहाड़ी। तो देखिए, बड़े गौर से देखनी है, इसको समझना है अपने को। यहाँ पे हमें मिलती है अरावली पर्वतमाला, और अरावली पर्वतमाला के आसपास बनता है विंध्यन पठार। विंध्यन पठार के पास में विंध्यन पर्वतमाला है। विंध्यन जो पर्वतमाला है कई टुकड़ों में टूटी हुई है। यह जो है विंध्यन पर्वत है, यह आपका कैमूर श्रेणी है, यह आपका बांडेर है, यह आपका पार्श्वनाथ पहाड़ी है, और यह जो है पश्चिम बंगाल के पास में राजमहल की पहाड़ी है। विंध्यन पर्वतमाला के बीच में जो है वो है सतपुड़ा श्रेणी है। सतपुड़ा जो श्रेणी है वह भी कई टुकड़ों में टूटी हुई है। यह जो है वो है आपकी अमरकटक, यह जो है आपकी मेकाल श्रेणी, यह आपकी राजपीपला की पहाड़ियाँ, यह आपकी है अजंता की पहाड़ियाँ, और यह है आपकी सतपुड़ा श्रेणी। आगे हम बात करते हैं, इसके बाद में नीचे जो हम आते हैं तो यहाँ देखिए चौड़ाई 1400 किलोमीटर और लंबाई 1600 किलोमीटर। अगर किसी ने नहीं लिखा हो तो इसकी लंबाई तो मैंने बताई थी आपको 1600 किलोमीटर, और इसकी जो चौड़ाई थी वो शायद मैंने आपको 1300 बता दी। इसकी जो चौड़ाई है वो है 1400 किलोमीटर। आगे अब देखो, यह हो गया, यह हो गया। इसके बीच में यहाँ क्या है, देखिए हमारा यह है पश्चिमी घाट। यह क्या है, पश्चिमी घाट है। हम एक एक पहाड़ी को पढ़ेंगे। यहाँ ये तो अपना आ गया पश्चिमी तट, और यह आपका आ गया पूर्वी तट, और पश्चिमी तट और पूर्वी तट के पास में यहाँ हमें क्या मिलेगी, तीस्ता नदी के ताप्ती नदी के बाद में यह जो है हमारा यहाँ तक ये क्या है हमारा पश्चिमी घाट है। क्या है, इसको कहते हैं पश्चिमी घाट। और यहाँ जो है यह हमारा क्या है, पूर्वी घाट। और यहाँ जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाने वाली जो पर्वत श्रेणी है
इसे कहते हैं नीलगिरी पर्वत। इसके बाद में भी पर्वतमाला है, यहाँ पर अन्नामलाई पर्वतमाला है, और यहाँ जो है यहाँ इलायची की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, ये अन्नामलाई है। अन्नामलाई यह है जो इलायची पहाड़ी। तो हमारा पश्चिमी तट और पूर्वी तट का मिलन जो बिंदु है, या पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो दक्षिणी दिशा पर मिलन है, या जो आपस में मिलाती है, वो कौन सी है? नीलगिरी है। नीलगिरी के बाद में हमने किया था, आगे हमने किया है, देखिए अब देखो ये हो गया, इसके इधर भी कई पर्वत श्रेणियां हैं। अब हम बात करते हैं पश्चिमी घाट के ऊपर। पश्चिमी घाट, हमारा जो पश्चिमी घाट है वह पश्चिमी घाट एक भ्रंश के कारण बना है, भ्रंश के कारण बना है। और भ्रंश के कारण क्या था? देखिए भ्रंश किसे कहते हैं, भ्रंश आपको बता दूं भ्रंश कैसे बना। ये कोई एक आपकी चट्टान है, धरातलीय भाग है, और इसमें क्या हुआ, दबाव पड़ने के कारण दरार उत्पन्न हो गई या कोई भ्रंश उत्पन्न हो गया। तो यहाँ कोई दबाव पड़ा, आंतरिक बलों के कारण दबाव पड़ा और यहाँ पर एक भ्रंश उत्पन्न हो गया। भ्रंश उत्पन्न होने के कारण जो यहाँ पे स्थलाकृति बनती है वो कैसे बनती है? देखिए जब भ्रंश उत्पन्न हुआ तो यहाँ पर इस प्रकार की स्थलाकृति बनी। अब ये तो शेष थी, अब ये यहाँ तक ऐसे हो जाएगी। इसके बाद जो स्थलाकृति बनेगी है वही, लेकिन ये भाग नीचे बैठ गया और जो ये है जहाँ है वहाँ का वहाँ है। ये भाग नीचे बैठ गया, इधर वाला भाग नीचे बैठा, ये अपना। अब ये ऊपर उठा हुआ भाग है और ये नीचे बैठ गया, यहाँ पर अरब सागर का पानी आ गया। तो ये जो कगार है, ये कगार भूमि है, ये हमें एक दीवार की भांति खड़ी मिलती है। और ये कहाँ पर मिलती है? हमें पश्चिमी तट पर, पश्चिमी तट पर, ठीक है। पश्चिमी तट पर हमें कगार नुमा यहाँ एक दीवार मिलती है जिसे अपने कहते हैं पश्चिमी तट। अब आगे बात करते हैं, पश्चिमी जो तट है, हमारा जो पश्चिमी तट है यह ताप्ती नदी से लेकर, ये जो ताप्ती नदी है यहाँ से लेकर नीलगिरी तक, ठीक है, पश्चिमी तट है जो ताप्ती नदी से लेकर नीलगिरी तक, नीलगिरी तक 1300 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। कहने का अर्थ हो गया ताप्ती नदी से लेकर नीलगिरी तक यह, इसकी जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण, यह 1300 किलोमीटर है। और यह क्या है? एक बरंस नुमा, या हम कह सकते हैं ये एक घाट है, माने इसका जो ऊपरी भाग है और इसके बिल्कुल दीवार नुमा खड़ा है। अब देखिए 1300 किलोमीटर है। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ से एक देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा गुजरती है, वो है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और जो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश है यह अपने पश्चिमी घाट को
दो भागों में बांटती है, दो भागों में बांटती है। ठीक है। एक बात ध्यान रखना, ये पश्चिमी जो घाट है इसे सह्याद्री कहा जाता है। सह्याद्री क्या कहते हैं? सह्याद्री। और पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं। तो हमारा जो पश्चिमी घाट है वो सह्याद्री है और 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश इसे दो भागों में बांटता है। और इसके बाद इसके जो उत्तर में है इसे कहते हैं उत्तरी सह्याद्री, और इसके जो दक्षिण में इसे कहते हैं दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। आगे हम बात करते हैं आगे देखिए, अपने कुछ महत्वपूर्ण लाइनें लिख लेते हैं जो अपने भारत के संदर्भ में है, प्रायद्वीपीय पठार के। देखिए, अब मैं आपको बता देता हूँ, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी हो गया, इसके बीच में अजंता श्रेणी आ गई। अब देखो, एक नीचे कोडरमा श्रेणी भी आपको बताई थी मैंने आपको। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली जो नदी है वो नर्मदा, और तापी जो नदी है वो अरब सागर में गिरती है, बाकी सारी की सारी नदियाँ इधर गिरती है। एक बात ध्यान रखना, इसका जो ढाल है, इसका जो ढाल है प्रायद्वीपीय पठार का, ये हम बात कर सकते हैं उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इसका ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। आगे